हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर क्लास 11 आचरण की सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं। और आचरण की सभ्यता नाम से देखिए क्या लिखा है, आचरण लिखा है। और आचरण तो आप सभी जानते ही हैं, कंडक्ट। आचरण की सभ्यता को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग उनके लेखक के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, किसने लिखा, कौन थे, कब उनका जन्म हुआ। तो आचरण की सभ्यता चैप्टर लिखने वाले हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता चैप्टर को लिखा है। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। याद रखिएगा, किस युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे? द्विवेदी युग के। तो पूछा जाएगा द्विवेदी युग के निबंधकारों का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह। ये द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था? एबटाबाद, इस समय पाकिस्तान में है, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। सन 1881 1881, याद रखिएगा। बहुत सारी कृतियां इनकी है, लर्न कर लीजिएगा, बुक में लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा उसको। किस युग के निबंधकार? द्विवेदी युग के निबंधकार। शिक्षा कहाँ हुई इनकी? रावलपिंडी में। छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं। जन्म कब हुआ? 17 फरवरी 1881 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? एबटाबाद में हुआ, पाकिस्तान में इस समय है। किस युग के निबंधकार थे? द्विवेदी युग के निबंधकार थे। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा कहाँ हुई? रावलपिंडी में हुई। शिक्षा क्या थी इन्हें? एफए फाइन आर्ट। एफए मतलब होता है फाइन आर्ट, शिक्षा थी इनकी। लेखन विद्या क्या थी? क्या चीज में लिखते थे? तो निबंध लिखते थे। लेखन विद्या क्या है? निबंध। भाषा कैसी, कौन सी भाषा का यूज किया इन्होंने? तो शुद्ध खड़ी बोली, भाषा शुद्ध खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए, सारे हिंदी साहित्य के इतिहास के जो क्वेश्चन आते हैं गद्य के, ये सारे मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से। फिर पूछा जाएगा इस शैली कौन सी थी इनकी? तो इनकी शैली थी भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, वर्णात्मक शैली। ये इनकी शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया। कौन कौन सी? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक, इन तीनों का आप याद कर लीजिए मोटा मोटे। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो 31 मई सन 1931, 31 मई 1931 को। जन्म कब हुआ था? 1881 में। 1881 में जन्म लिए, 1931 में इस दुनिया से विदा ले लिए, अर्थात चिर निद्रा में विलीन हो गए। साहित्य में स्थान इनका प्रमुख स्थान है। किस क्षेत्र में? निबंधकार में। निबंध के क्षेत्र में इनका बहुत ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही इनकी शैली, इन्होंने निबंध की रचना की है। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इस तरह से सरदार पूर्ण सिंह के बारे में आपने थोड़ा वो जानकारी लिया। आप मैंने बताया सुन लिए, इसको दोबारा सुनेंगे और तैयार हो जाएगा। पुस्तक का अध्ययन कीजिए थोड़ा सा। आइए हम सीधे अब आते हैं चैप्टर पे, आचरण की सभ्यता पे, कि आचरण की सभ्यता में इन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा। इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये क्या संदेश देना चाहते हैं, आप इससे क्या क्या सीखेंगे, और सीखने के बाद कैसे अपने जीवन में उसको उतारेंगे, अनुसरण करेंगे, और अनुसरण करके किस प्रकार से अपने आप को बेहतर बनाएंगे और बेहतर बना के भारतवर्ष के नव निर्माण के लिए लग जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आचरण की सभ्यता। कुछ आचरण की सभ्यता भी लिखा है, आचरण की सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, आचरण की सभ्यता भी आचरण लिखा है। आचरण क्या होता है थोड़ा देखते हैं। तो आचरण, भाई आचरण जो है क्या है? जो हम आचार व्यवहार करते हैं वही तो आचरण होता है। संतम आचार सदाचार, संतों का सदा जो आचरण होता है वही सदाचार होता है। सदाचार, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेव, अच्छा बर्ताव, वही हो गया क्या? आचरण। अब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आचरण की सभ्यता क्या है, इसके बारे में इन्होंने बतलाया है। अब आचरण तो आप समझ ही गए, बाकी तो हम डिटेल में अंदर जानेंगे क्या है कैसे है। तो कोई भी चैप्टर अपने आप को क्लियर कर देता है नाम से। महाकवि मां का प्रभात वर्णन,
देखिए उसमें वही चीजें थी। भारत और उन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्ष की उन्नति के बारे में बताया गया था। आचरण की सभ्यता, आचरण के बारे में बताया जा रहा है। आपने पढ़ा था साखी, उसमें साखी था कबीरदास का। पदावली, पद था, गा गा के मैंने पढ़ाया आपको, पदावली था। तो इस तरह से कोई मूवी हमारी गदर, अब नाम से क्लियर हो गया। तो किसी भी चैप्टर का नाम, किसी भी मूवी का नाम बहुत कुछ बयां कर देता है कि इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है लगभग। बाकी छोड़ दीजिए एक्सेप्शन केस को। तो आइए, आचरण की सभ्यता को लिखने वाले हैं सरदार पूर्ण सिंह। अब इसमें इन्होंने आचरण की सभ्यता के बारे में बताया, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। कह रहे सरदार पूर्ण सिंह जी कि विद्या, कला, कविता, लिटरेचर जिसे हम साहित्य कहते हैं, धन और राजस्व, पैसा, धन दौलत, कोष, राजकोष से भी आचरण की सभ्यता क्या है, अधिक ज्योतिषमती है। अत्यधिक प्रकाश है उसमें, अत्यधिक उजाला है, ओज है, प्रभावशाली है। समझिए, इन सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके, यदि हम आचरण की सभ्यता को प्राप्त कर लिए, अर्थात अच्छे आचरण को प्राप्त कर लिए, तो एक कंगाल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी राजाओं के दिलों पर भी क्या कर सकता है, राज कर सकता है, प्रभुत्व जमा सकता है, अपना प्रभाव जमा सकता है। आचरण की सभ्यता का प्रभाव इतना अधिक है कि आचरण की सभ्यता को हम प्राप्त कर जाए, अपने आचरणों को अच्छा बना ले, तो एक कंगाल व्यक्ति भी, जिसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल रंग है, गरीब है, वह भी व्यक्ति राजाओं के दिलों पर भी क्या कर सकता है, बड़े व्यक्तियों के दिलों पर अपना अधिकार जमा सकता है, प्रभुत्व जमा सकता है, प्रभाव जमा सकता है। यह आचरण का प्रभाव होता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। पर इस सभ्यता के दर्शन से, आचरण की सभ्यता के दर्शन से कला हो, साहित्य हो और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल होती है। कैसे, देखिए, अब कला क्या होगा, राग अधिक मृदु हो जाते हैं। आपका आचरण अच्छा है, एकदम जैसा बताया गुरु ने, आपने वैसा ही किया, धीरे 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 आपका राग क्या होता जाएगा और निखरता जाएगा। तो ये लिखा है कि आपका राग अधिक क्या होता जाता है, मृदु होता जाता है। मृदु मतलब मृदुल होता जाता है, मृदुल मतलब कोमल होता जाता है। आपका राग उतना ही कोमल होता जाता है, मधुर होता जाता है। होता ही है, देखे होंगे गायकार जब स्टार्टिंग करता है, सारे गा, इस तरह धीरे धीरे स्टार्ट करता है, धीरे धीरे सेट करता है, बाद में वही गाने में उस चीजों को रमा देता है कि हम जो पब्लिक होती है, जो दर्शक होते हैं, झूम उठते हैं। वो किसका कमाल है, वो राग का कमाल है। और कैसे आता है, आचरण से आता है। तो आचरण के विकास होने से राग क्या होता है, मृदु हो जाता है, मृदुल हो जाता है, मधुर हो जाता है। विद्या का तीसरा सुनेत्र खुल जाता है। जो आचरण जब आप प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, विद्या का तीसरा नेत्र खुलने का मतलब होता है कि जो पढ़ाया जाएगा वो तो होगा ही होगा, अपने आप कुछ चीजें आपके अंदर से आने लगेंगी। क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, वो चीजें जब आपको आने लगेंगी, तो आने के बाद जब आप खुद बैठ के सोचेंगे तो नए नए एग्जाम्पल, नई नई चीजें, नए नए थॉट, नए नए विचार अपने आप आपके अंदर आएंगे और आप उसे अपने लेखनी के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से कैसे भी चाहे तो प्रेजेंट कर सकते हैं। वही लिखा हुआ 100% ऐसा होता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लगता है। चित्रकला का मौन राग क्या करने लगता है, अलापने लगता है। अलापने लग जाता है का मतलब, चित्र है, कोई चित्र मान लीजिए बना हुआ, कोई भी चित्र हो, मान लीजिए चित्र बना हुआ है, अभी चित्र बनाए थे तो मौन ही है ना, शांत है। देखिए कि चित्रकला का जो मौन रूप होता है, शांत रूप होता है। अलापने का मतलब चित्रकार उस चित्र को बनाते समय उस चित्र में इतना तल्लीन होकर बनाता है कि जैसे ये सूर्य ही हो, और सूर्य को अलग रूप देता है, एकदम बेहतरीन बनाता है। ऐसा लगता है कि वो तस्वीर बोल रहा हो। तो उसी के बोलते हैं कि वो क्या करने लगता है, अलापने लगता है।
बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है, अर्थात उसकी चित्रकारी को देखकर लोग खुद ही बोलने लगते हैं, क्या चित्रकारी, लग रहा है कि एकदम व्यक्ति बोल रहा है, लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सही है, सजीव में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वास्तविक है। तो वही कह रहा है कि राग क्या होने लगता है, अलाप नहीं लगता। वो तब होता है जब आचरण की सभ्यता डेवलप होती है, जब आचरण का डेवलपमेंट होता है, जब आचरण का विकास होता है, और व्यक्ति जब उस तरह के कार्य को करता है, उसमें जब तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, ध्यानमग्न हो जाता है, तब ऐसी स्थिति होती है, अन्यथा नहीं होती। वक्ता चुप हो जाता है, सामने बोलने वाला चुप हो जाएगा, बेचारा मंत्रमुग्ध हो जाएगा देख के कला को। लेखक की लेखनी थम जाती है, यम नहीं जाती है, थम जाती है। लेखक की लेखनी थम जाती है, रुक जाता है उस चीज को देखकर। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल आ जाते हैं, तो ऐसी भावना आती है। तो मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसके सामने नए नए चेहरे उभरने लगते हैं, उन्हीं चेहरे को वह अपनी उस कला में, मूर्ति कला में पिरोने लगता है, बनाने लगता है। और जब बना देता है तो ऐसा लगता है कि उसके सामने जब नए नए चेहरे आते हैं तो नई आंखें आएंगी, अलग अलग तरह की आंखें आएंगी, नाक आएगा, तो वो नया नयन बनाएगा, वैसी नई छवि दिखाई देगी, नई सुंदरता दिखाई देगी। और जब सुंदरता मूर्त रूप ले लेगी तो वही कला क्या हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी, इसको वर्णन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ही लिखा है कि मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। अर्थात जो मूर्तिकार जो है वह मूर्ति बनाते समय इतना ध्यानमग्न हो जाता है कि उसे नए नए चेहरे दिखाई देने लगते हैं, नए नए नयन दिखाई देने लगते हैं, और उन चीजों को वह अपने कला में पिरो देता है, मूर्ति में पिरो देता है। और उसका जो डिवोशन, उसका जो समर्पण होता है, वही समर्पण भाव उस कला को, उसके उस मूर्ति कला को, उस मूर्ति को सजीव रूप मूर्त दे देता है। ऐसा लगता है कि मूर्ति बोल रही है। कई ऐसी मूर्तियां कि आप देखिएगा, देखते ही लगेगा वो व्यक्ति वैसे ही बैठा हुआ है, मूर्ति बोल रही है, आपको ऐसा आभास होगा। तो समझ लीजिए कि उस मूर्ति को बनाने में कलाकार ने अपने डिवोशन को, अपने समर्पण को पूरा उड़ेल दिया, जितना उसके अंदर सामर्थ्य था, ध्यानमग्न होकर उसने बनाया। और जब किसी भी कार्य को पूरी तरह डिवोट होकर किया जाएगा, पूरी तरह से समर्पित होकर किया जाएगा, अपने आप को निछावर करके किया जाएगा, 100% उसमें शुद्धता आनी ही आनी है, दुनिया का कोई भी काम हो। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रह जाती रहती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना है आपको, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। कैसे? एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और लाइन दिया रहेगा कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। कैसे संभव है? देखिए कैसे संभव। मान लीजिए आप ही है, आप कहीं गए, ध्यान सुनेगा, आप कहीं पे गए, अपने किसी रिश्तेदारी में गए या अपने फ्रेंड के यहां गए, कहीं भी गए, वहां पे आपको कोई जानता नहीं है, अपनी रिश्तेदारी में गए, आपको बस नाम लोग सुने, आपसे मिल रहे हैं पहली बार, आप गए वहां, आप गए जाएंगे किसी जगह पे, तो जाहिर सी बात है बैठेंगे, लोग कोई आएगा उनसे बातें करेंगे, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे। तो व्यक्ति आपसे थोड़ी पूछेगा यार तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो, तुम क्या हो नहीं हो, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही आपसे पूछेगा। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे, आप पता चला पहुंचे और डायरेक्ट आप जाकर बैठ गए, नमस्कार नहीं किए, दंड प्रणाम नहीं किए, चरण स्पर्श नहीं किए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं किए, पहला आपका बैड इफेक्ट पड़ गया। बैठे, सामने वाला बोल रहा है एक, तो आप बोल रहे हैं 10। इस तरह से आप वहां पे गए, आप जाके बैठे, आप उससे बात किए, आपके उस बर्ताव से बात जब वो करने से, आपके तौर तरीकों को देखकर वो समझ जाएगा कि आपका आचरण कैसा है, और आपके आचरण से बाकी चीजों की भी परिकल्पना, इमेजिनेशन वो कर लेगा। तो ये बताइए, आपने कुछ बोला, आप कुछ नहीं बोले, और वो सब कुछ बोल दिया। कौन बोला? आपका बर्ताव बोल दिया, आपके आचरण को।
तो आप शांत रहे फिर भी आपका आचरण पता चल गया। तो वही लिखा है कि आचरण की भाषा क्या होती है, मौन रहती है। आचरण बोलता नहीं है। आप किसी के आगे जाके आप उससे बात किए, आप उससे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किए, तो आपके बर्ताव से समझ आ गया कि लड़का बहुत अच्छा लड़का है। आप कुछ नहीं बोले लेकिन आपके आचरण को उसने प्रेजेंट कर दिया। इसीलिए कहा गया कि आचरण क्या रहती है, मौन रहती है। वही लिखा है कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस एग्जाम्पल देखिए आपको लिख देना है, यही एग्जाम्पल लिख देना कि हम कहीं पे जाते हैं किसी अजनबी जगह पे, तो हमारे कार्यकलाप से हमारे कार्यकलाप को देखकर, बैठने उठने के तरीके से, बोलने के तरीके से, ये सब को देखकर हमारा आचरण वहां प्रकट होता है। हम बोलते नहीं है लेकिन फिर भी सामने वाला समझ आता है। इसलिए कहा गया है कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा क्या रहती है, मौन रहती है। इस तरह से आपको राइट करना, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में सोचिए, अपनी भाषा में सोचिए, अपने एग्जाम्पल के द्वारा कॉपी में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। देखिए नंबर क्यों नहीं मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, पढ़ने में बोरिंग भी नहीं होगा, पढ़ाई भी समझ में आपको आएगा, और आगे भी कुछ करना होगा हिंदी से तो बेहतर आप करेंगे लोगों से। इस भाषा का निघट्टू शुद्ध श्वेत पत्र वाला है। क्या कह रहा है, इस भाषा का निघट्टू शुद्ध श्वेत पत्र वाला है। बिल्कुल है भाई, इसका क्या है, श्वेत पत्र, सफेद यदि कोई पत्र है, सफेद यदि कोई पन्ना है, मान लीजिए आप कॉपी का पन्ना ही मान लीजिए, सफेद पन्ना है, उसी तरह से आचरण भी क्या है, बिल्कुल शुद्ध श्वेत पत्र वाला, बिल्कुल शुद्ध है, साफ सुथरा है, आचरण एकदम साफ सुथरा होता है। छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता, कहीं गाली सुन लिया, गाली सुना और पता चला वही कहीं वो भी बोल दिया। अब उसे पता नहीं कोई चीज क्या है, लेकिन उसने सुना तो उसने गाली बोला। जैसे ही गाली बोलेगा, बोलते ही मम्मी उसको 2 घंटा दे दी, मार दी तो बच्चे को समझ में आ गया कि यार ये कोई गलत चीज है, दोबारा इसे नहीं बोलना है। मार नहीं मारी, अरे बच्चा है, तो क्या करेगा, उसकी गलती बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसे आभास ही नहीं है कि वो चीज क्या है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो इफेक्ट पड़ा ना, आचरण का इफेक्ट यही पड़ता है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, आचरण बिल्कुल स्पष्ट होता है। आप जैसा बर्ताव करेंगे आपका आचरण वैसा तुरंत दिख जाएगा। इसीलिए बिल्कुल ये सच होता है। आप इसको जिस रूप में चाहे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसी लाइन को आप कई प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है, बिल्कुल से याद रखिएगा, आचरण में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बताता हूं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। आचरण जो होता है नाद करेगा, घोष करेगा, बोलेगा, लेकिन बोलते हुए भी क्या है, मौन है, शांत रहता है, शांत रहते हुए सब कुछ बोल देता है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। व्याख्यान करेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा, चीजों की व्याख्या करेगा, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, समझाने का प्रयास करेगा, लेकिन व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है। अब कोई व्याख्या कर रहा है तो व्याख्यान कर रहा है, तो व्याख्यान के पीछे उसका आचरण छिपा है, ना कि व्याख्यान करते समय आचरण को बोला जाएगा, आचरण अपने आप में दिखाया जाएगा, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, ऐसा नहीं। तो वो उसके आचरण को दिखाता है, व्यक्ति की बोली, उसकी शैली। यही कह रहा है कि व्याख्यान देते हुए व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है। कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपके कार्य को देख के व्यक्ति बोल देगा, इसका मतलब आपकी आचरण आपके पीछे छिपी हुई है, अर्थात वो नाद नहीं कर रहा, वो घोष नहीं कर रहा, वो चिल्ला नहीं रहा है, वो हिडन है, छिपा हुआ है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। राग गाता हुआ भी व्यक्ति जब गायकार गाता है तो गाते हुए भी राग के सुर के पीछे छिपा रहता है, आगे नहीं रहता है। तो राग गाता हुआ व्यक्ति कोई गीत गा रहे से, मान लीजिए मैं ही गा रहा हूं, कोई गाना मान लीजिए गाया मैंने, जैसे अभी मान लीजिए 15 अगस्त गया, मैं गा रहा हूं उसी पे, ये भारत देश महान, तिरंगा मेरा निशान, मगर इतना रखना ख्याल कि जीना सिर्फ वतन के लिए, कि जीना सिर्फ वतन के लिए, ऐ वीरो जीना सिर्फ वतन के लिए, कि जीना सिर्फ वतन के लिए, अब कभी न झुक। तो ये मैंने गाना जैसे गाया अभी, अब मैं गाना गाया तो राग तो है, राग में गा रहा हूं, लेकिन आचरण मेरे राग के पीछे छिपा है। मैं गाऊंगा, अच्छा गाऊंगा तो लोग अच्छा कहेंगे, बेकार गाऊंगा बेकार कहेंगे।
तो कहने का मतलब है राग गाता हुआ भी क्या है, राग के सुर के भीतर पड़ा रहता है। सुरीला है, भद्दा है, खराब है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आचरण थोड़ी बोल रहा है, लेकिन नहीं बोल रहा फिर भी सब कुछ बोल दे रहा है। वही ऊपर लिखा था कि मौन रहते हुए भी क्या करता है, घोष कर देता है, बोल देता है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। कोई मृदु वचन बोल रहा है, कोई आपसे प्रेम से बोल रहा है, तो वचनों की मिठास में क्या होता है, आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। शांत रहते हुए क्या है, खुली हुई है। कोई आपसे मीठा बोल रहा है तो उसकी आचरण जो है उसके मौन स्वरूप में क्या है, खुला हुआ है। उसका आचरण खुद ही खुला हुआ बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, किस तरह का इसका बर्ताव है, कैसा चाहता है, कैसा है, सब कुछ बोल देगा शांत रहते हुए। इसीलिए कहा जा रहा है कि मीठे वचनों की मिठास में भी, मृदु वचनों की मिठास में भी, मीठी बोली के मिठास में भी आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है। तरह की नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। चाहे विनम्रता आप रखिए, दया आपके पास है, प्रेम है, उदारता, जेनरियस, सब के सब जो बताया जा रहा है, सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। अच्छे आचरण की भाषा का क्या है, मौन व्याख्यान है। व्याख्यान नहीं है, मौन व्याख्यान कह रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक व्याख्यान, एक मौन व्याख्यान। तो यहां मौन व्याख्यान की बात हो रही है। चाहे विनम्रता हो, चाहे दया हो, या प्रेम हो, उदारता हो, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, ये सब आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। आप विनम्र हैं तो ये भी क्या है, भाषा के मौन व्याख्यान कर रहा है। आपके अंदर दया है तो आप दया किसी पे दिखा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या है, भाषा के मौन व्याख्यान को बता रहा है, सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान को। प्रेम आप यदि रखते हैं, लोगों से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो भी सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान को बतलाता है। उदारता आपके अंदर है, आपकी उदारता भी सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान को बतलाएगा। समझ में आ रहा सबको? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, लाइन टू लाइन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन को माइंड में सेट कीजिए और अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश भी कीजिए। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। मनुष्य के जीवन पर क्या होता है, मौन व्याख्यान का प्रभाव। मनुष्य के जीवन पर जो शांत रहता है व्यक्ति, उसके व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन पर, हमारे आपके जीवन पर मौन व्याख्यान जो होता है, जो मैंने अभी बताया, ये मौन व्याख्यान जो बताया मैंने, इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्या होता है, चिरस्थायी, हमेशा के लिए होता है। यदि हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर करुणा है, हम दया दिखाते हैं तो मेरी आदत हो गई है, और जब आदत हो गई तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक वो मेरी आदत बनी रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है, क्या होती है, चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। मैं बताया ना, हमेशा जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक साथ में रहेगा, अर्थात हमारी आत्मा का एक अंग बन जाता है, हमारा एक नेचर बन जाता है, हमारा एक बॉडी का पार्ट बन जाता है, हमारे एक शरीर का हिस्सा बन जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हमारा हाथ, उसी प्रकार से वह भी एक अंग बनकर कार्य करने लगता है। ये कहने का मतलब है। न काला, न नीला, न पीला, न सफेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। समझ में आ रहा है? न काला है, न नीला है, न पीला है, न सफेद है, न पूरब, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण, बेनाम, बिना नाम के, बिना निशान के, बिना मकान के, विशाल आत्मा के आचरण से, विशाल आत्मा, आत्मा नहीं, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। याद रखिएगा, क्या कह रहा कि विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंध, खुशबू हमेशा फैलती रहती है। व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कार्य होता रहता है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। क्या कह रहा है, इसके मौन से, इस मौन स्वरूप जो हम रहते हैं, जो हमारा मौन प्रेम है, पवित्रता है, धर्म है, जो हमारी विनम्रता है, दया है, प्रेम है, उदारता है, इस जगत का कल्याण, संसार का कल्याण होता रहता है और कल्याण करके विस्तृत होते हैं। अर्थात धीरे धीरे अपने आप कल्याण करते करते हमारी भावना विस्तृत होती जाती है, कल्याण करने की प्रवृत्ति विस्तृत होती जाती है, क्योंकि हमारे अंदर सभ्य आचरण की भाषा
उपस्थित रहती है और सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान होते ही है। और सभ्य आचरण की जो मौन व्याख्यान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो हमेशा रहता है, विस्तृत होता जाता है, विशाल होता जाता है, अर्थात अच्छे कार्य करने की भावना बढ़ती जाती है। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। बिल्कुल सही है। यदि इस तरह के गुण स्थापित होने लगेंगे तो इन सब की उपस्थिति से आपका मन और आपकी हृदय, इन दोनों की ऋतु का मतलब होता है इन दोनों की स्थिति, इन दोनों का जो बर्ताव है, इन दोनों का कार्य करने का जो तरीका है वो अपने आप बदलने लगता है, माउंट होने लगता है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जैसे कोई लेक्चर दे रहा है, किसी बच्चे के ऊपर एकाएक उसकी बात का ही प्रभाव पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर सभ्य आचरण है और उस व्यक्ति का आचरण का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ गया और वो बातें उसको लगी तो उसको समझ में आया कि नहीं यहाँ पे मैं गलत हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो बदल जाएगा। तो मन के ऋतु अपने आप बदलते रहेंगे क्योंकि अच्छी भावना रहेगी तो अच्छा कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी 100%। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से, बहुत तेज गर्मी है, एकदम तीखी गर्मी है, जबरदस्त गर्मी है, धांसू गर्मी है जिसको आप कहते हैं, से जले भुने व्यक्ति, बहुत गर्मी में व्यक्ति एकदम जला हुआ है बेचारा धूप से, तो आचरण के जब काले बादलों की बूंदाबांदी होती है उसके ऊपर तो शीतल हो जाते हैं। प्रेम से आप बोल देंगे, प्रेम से जल पिला देंगे, आपका प्रेम, आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा दिखाया गया थोड़ा सा दया, उसे व्यक्ति शीतल हो जाता है। मानसोत्पन्न लिखा है, मानसोत्पन्न शरद ऋतु में कलेसातुर हुए पुरुष इनकी सुगंध में अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। कर्म मानसोत्पन्न, मन में उत्पन्न शरद ऋतु में जो कलेसातुर पुरुष है वो इनकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करने लगते हैं। अर्थात वह व्यक्ति तो बिल्कुल परेशान है, वह भी जिस प्रकार से बसंत ऋतु में सब कुछ प्रसन्न हो जाता है, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से वह मनुष्य भी जो बहुत परेशान है वह भी क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, अर्थात उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से पूरा जगत भर का नेत्र भीग जाएगा। आप एक रोएंगे पूरा संसार रोएगा, लेकिन आचरण वैसा होना चाहिए। आचरण के इसीलिए कहा गया है, यहां सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो आंसू है, न समझो तो ये पानी है, जो तू समझे तो मोती है, न समझे तो ये आंसू है। सेम वही चीज लाइन है, वही लिखा हुआ है। आचरण के आनंद नृत्य से उन मदिष्ण होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से, जब आचरण अच्छा होता है तो उसके में आनंद आता है और उसमें क्या होता है, वृक्ष पर्वत ये सब नाचने लगते, झूमने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। जब आचरण का मौन व्याख्यान होता है, पढ़ने लगता है, तो मनुष्य को लगता है कि उसे नया जीवन मिल गया हो। वो जब नया कार्य करता है, नई अच्छी अच्छी चीजें करने लगता है, तो उसको लगता है कि यार इससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तब वो नए नए कार्य करता है कि उसके अंदर नए नए विचार आते हैं, खुद ही आने लगते हैं। देखिए आगे लिखा भी है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं, अपने आप प्रकट होने लगेंगे और व्यक्ति को लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ जीवन में कर रहा हूं। जब करेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, उसे आनंद की प्राप्ति होगी। और किसी कार्य में जब आनंद की प्राप्ति होने लगे तो समझ लीजिए कि काम अपनी रुचि से हो रहा है। और कोई भी काम जब अपनी रुचि से होता है, स्वतः होने लगता है, तो समझ लीजिए कि वो कार्य बेस्ट होने के कगार पे पहुंचने जा रहा है और परफेक्शन उसमें आने ही वाला है बहुत जल्द। चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई दुनिया का कार्य हो। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। जो सूखे काष्ठ होते हैं, सूखे हुए जो लकड़ी होते हैं, ऐसा लगता है उसमें हरियाली आ जाती है। सूखे कुओं में जल भर आता है, सूखे हुए कुएं जो है ऐसा लगता है उनमें जल भर गया है। नए नेत्र मिलने लगते हैं। नए नेत्र मिलने का मतलब है नए नए आंखें मिलने लगती है, नए नए नेत्र आने लगते हैं। नए नए नेत्र का मतलब नए नए ज्ञान आने लगता है, नए नए विचार आने लगते हैं, नई नई सोच अपने आप में आने लगती है और कुछ पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। और जो नए नए पदार्थ आपको मिलेंगे उनके साथ आपकी नई नई मित्रता होगी, क्योंकि आप
आपका नजरिया उनके बारे में पॉजिटिव होगा, उनके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो वही लिखा है कि एक नया मैत्रीभाव उन चीजों के साथ आपका हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो आपके मित्र हैं। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर नारी और बालक तक में एक पूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। चाहे सूरज हो, जल हो, वायु हवा हो, फूल हो, पत्थर हो, घास हो, पात हो, पत्ते हो, नर हो, नारी हो, कोई बालक हो, सब में एक अद्भुत सुंदर मूर्ति के दर्शन आपको होने लगेंगे। हर चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको उसमें एक अलग पॉजिटिवनेस, सुंदरता दिखाई देगी, क्योंकि आपके विचार उस प्रकार के हो जाएंगे। आपका विचार जो है आचरण में हो जाएगा। सब बात और आपको पीछे बताया जा चुका है कि जब मौन स्वरूप में जब आचरण कार्य करने लगती है तो व्यक्ति का सदैव विकास होता है, और जब विकास होता है तो नए विचार उठते हैं, जब नए तरंगे उठते हैं तो हर चीजों को प्रति अच्छी भावनाएं आती है और व्यक्ति उसके बारे में सोचता है। जब सोचता है तो 100% सुंदरता आती है। तो वही लिखा है कि सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी किसी खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।